शौर्यवर्धन के कुछ दूर चले जाने के बाद नव्या और नारायण जयंत घोड़ों से उतर गए। अब ज्यादा रास्ता नहीं बचा था, इसलिए पिता पुत्री ने पैदल ही वापस जाने का फैसला किया। नव्या, क्या तुम्हें ये राजकुमार शौर्य पसंद है? नारायण जयंत ने नव्या से उसकी भावनाओं के बारे में पूछा। नव्या ने अपनी आंखें घुमाईं। आपके दिमाग में ये ख्याल कहाँ से आया? जब से नारायण जयंत ने अपना रुख साफ किया था, तब से वे पूरी तरह से बदले हुए लग रहे थे। वे अविश्वसनीय रूप से स्नेही और परवाह करने वाले बन गए थे, और उनकी ये दयालुता उसे ऐसा महसूस कराती थी जैसे वह किसी शहद के बर्तन में गिर गई हो। तुम अभी राजकुमार शौर्य के पक्ष में बोल रही थी। नव्या द्वारा शौर्यवर्धन का पक्ष लेने की बात याद आते ही नारायण जयंत को बहुत झुंझलाहट महसूस हुई। नव्या ने बेबसी में सिर हिलाया और कहा, पिताजी, आप सच में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। इसके अलावा मुझे सच में लगता है कि राजकुमार एक अच्छे इंसान हैं, इसलिए कृपया अब वैसी रूखी बातें मत कहिएगा। जब तुम दोनों पहले अकेले थे तो क्या उसने तुम्हारे साथ कुछ किया था? नारायण जयंत को शौर्यवर्धन के प्रति नव्या की यह नरमी बहुत संदिग्ध लगी और उन्होंने जवाब के लिए दबाव डाला। नव्या ने अपना हाथ माथे पर रख लिया। उसे ऐसा पिता कैसे मिल गया? नव्या, तुम्हें किसी आदमी की शक्ल सूरत से धोखा नहीं खाना चाहिए, समझी? इस दुनिया में तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा बुरे आदमी हैं। तुम केवल इसलिए उसके प्रति समर्पित नहीं हो सकती क्योंकि उसने कुछ अच्छी बातें कही हैं या तुम पर कोई छोटा मोटा एहसान किया है, समझी? नारायण जयंत ने गंभीरता से चेतावनी दी। पिताजी, क्या आप अपने बारे में बात कर रहे हैं? क्या आपने अपनी शक्ल सूरत से कई लोगों को धोखा नहीं दिया है? नव्या ने मुस्कुराते हुए पूछा। नारायण जयंत निशब्द रह गए। उन्होंने एक गहरी सांस ली और धैर्यपूर्वक उसे समझाते हुए कहा, पिताजी का मामला अलग है। तुम पिताजी की तुलना आम आदमियों से नहीं कर सकती, समझी? राजकुमार शौर्य, उसकी ताकत बहुत भयानक है। हम ऐसे व्यक्ति को नहीं समझ सकते। अगर तुम मुझसे प्यार करने लगोगी तो पिताजी को डर है कि तुम्हें चोट पहुंचेगी। पिताजी, आप सच में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। नव्या ने निशब्द होकर पलटवार किया। हाँ, जब मैं पहली बार राजकुमार से मिली थी तो मैंने उनसे एक बहुत ही अनुचित अनुरोध किया था। कैसा अनुरोध? ओह, मैंने उनसे कहा था कि मैं युद्ध सम्राट की पत्नी बनना चाहती हूँ। नारायण जयंत थिठक गए, फिर आग बबूला हो गए। क्या तुम मजाक कर रही हो? तुम उसकी पत्नी बनना चाहती हो? तुम्हें ये तय करने की इजाज़त किसने दी? नव्या ने जल्दी से नारायण जयंत को एक तरफ खींचा और कहा, आप चिल्ला क्यों रहे हैं? मैं उस समय बिल्कुल अकेली थी। क्या मैं बस किसी का सहारा नहीं ढूंढ रही थी? पिताजी, क्या आप जानते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा क्या होता है? उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। उस समय मैं सच में बहुत हताश महसूस कर रही थी। किसी को कोई परवाह नहीं थी कि मैं जीऊं या मरूं, लेकिन मैं मरना नहीं चाहती थी और न ही मैं हमेशा के लिए अत्याचार सहना चाहती थी। यानबो जंगल जाना भी मेरे जिंदा बचने के लिए ही था। सौभाग्य से मैं राजकुमार शौर्य से मिली। उन्होंने मुझे रोशनी की एक किरण दिखाई, एक उम्मीद दी। इसलिए भले ही उम्मीद बहुत कम थी, मैं हार नहीं मानना चाहती थी। मैंने उनसे कहा था कि मैं उनका मोहरा बनने को तैयार हूं, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें मोहरों की आवश्यकता नहीं है। हालांकि उन्होंने मुझसे राजकुमार शौर्य की पत्नी की उपाधि देने का वादा किया, जिससे मुझे सच में उम्मीद मिली। नव्या को शौर्यवर्धन के साथ अपनी पहली मुलाकात का एक एक पल याद था और वह अभी भी खुद को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रही थी। अगर शौर्यवर्धन ने उसे वह रहस्यमयी लॉकेट न दिया होता तो उसकी साधना इतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ती। और उस समय आनिशान ने कहा था कि वह रहस्यमयी लॉकेट युद्ध सम्राट की पत्नी का प्रतीक था, जिसका मतलब था कि उसके जिंदा बचने की उम्मीद शौर्यवर्धन का ही एक उपहार था। नव्या की बातें सुनकर नारायण जयंत पल भर के लिए निशब्द रह गए। बाद में, पिताजी, जब आपने मेरी रक्षा की तो मैं राजकुमार के पास गई और उनसे कहा कि मैंने अपना इरादा बदल लिया है और अब मैं उनकी पत्नी नहीं बनना चाहती। राजकुमार ने कहा कि वे मुझे मेरी मर्जी के मुताबिक करने देंगे। नव्या ने धीमी आवाज में कहा, इसलिए पिताजी, मुझे सच में लगता है कि मैं राजकुमार के बहुत बड़े एहसान तले दबी हूँ। ठीक है, पिताजी समझ गए। अगर ऐसी बात है तो हम वास्तव में राजकुमार शौर्य के बहुत बड़े आभारी हैं। नारायण जयंत ने धीमी आह भरी। उन्हें एक स्पष्ट सा एहसास हो रहा था कि उनकी बेटी संभवतः शौर्यवर्धन के साथ उलझने वाली है। भले ही वह सच में उसे रोकना चाहते हों, लेकिन कौन निश्चित रूप से कह सकता है कि भविष्य में क्या होने वाला है। बिल्कुल सही। इसलिए पिताजी, बेहतर होगा कि आप अगली बार जब राजकुमार से मिलें तो अधिक विनम्र रहें। नव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, हम एहसान फरामोश नहीं हो सकते, है ना? बात तो सही है पिताजी, इसे याद रखेंगे। नारायण जयंत ने सिर हिलाया। वास्तव में, शाही परिवार की सभी उलझी हुई बातों को दरकिनार कर दिया जाए तो शौर्यवर्धन एक काफ़ी अच्छे इंसान ही होंगे। ओह, वैसे महामहिम ने आज मुझे कुछ औषधि भी दी थी। मैंने एक गोली ली और मेरी अंदरूनी चोटों में काफ़ी तेज़ी से सुधार हुआ। नव्या ने नारायण जयंत को दवा की शीशी देते हुए कहा।
नारायण जयंत ने दवा की शीशी ली, उसका ढक्कन खोला और अंदर रखी गोलियों पर एक नज़र डाली। 8वें स्तर की उपचार गोली। नारायण जयंत ने अविश्वास के साथ कहा। इसे बार बार देखने के बाद अंततः उन्होंने पुष्टि की कि यह वास्तव में एक 8वें स्तर की उपचार गोली थी। 8वें स्तर की गोलियां निश्चित रूप से शीर्ष स्तर की होती हैं, और यह उपचार गोली अंदरूनी चोटों के इलाज के लिए एक चमत्कारी औषधि है। स्तर जितना ऊंचा होगा, प्रभाव उतना ही अधिक होगा। हाँ, अभी भी 7 या 8 बची हैं, नव्या ने कहा। ये औषधियाँ तो अनमोल होंगी, है ना? वह तुम्हारे लिए इतना अच्छा क्यों बन रहा है? नारायण जयंत ने संदेहजनक रूप से पूछा। क्या वह तुम्हें पसंद करता है? पिताजी, आपकी कल्पना बहुत तेज है। नव्या ने अपनी आंखें घुमाईं और अपने चेहरे की ओर इशारा किया। मेरे जैसी किसी लड़की को? राजकुमार, मुझमें ऐसा क्या देख सकते हैं? मेरी शक्ल सूरत, मेरी प्रतिभा, मेरे पास ऐसा क्या है जो उनमें दिलचस्पी जगाएगा? मैं अपनी सीमाएं जानती हूँ। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हालांकि महामहिम ने एक बात का जिक्र किया था। नव्या शौर्यवर्धन की बात याद करते हुए रुकी। क्या बात है? नारायण जयंत ने सतर्क होकर पूछा। वे नहीं चाहते थे कि उनकी होने वाली पत्नी उन लोगों द्वारा भेजा गया कोई मोहरा हो, इसलिए उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं युद्ध सम्राट की पत्नी बन सकती हूँ। तुम राजी हो गई? नहीं, उन्होंने मुझे सोचने का समय दिया है। बेशक मैं कभी सहमत नहीं हो सकता। नारायण जयंत ने निर्णायक रूप से मना कर दिया। तुम अभी भी कहती हो कि वह तुम्हें पसंद नहीं करता। अगर वह तुम्हें पसंद नहीं करता तो क्या वह ऐसी बात कहता? क्या तुमने सोचा है कि अगर तुम युद्ध सम्राट की पत्नी बन गई तो तुम्हें कितनी मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ेगा? ये राजकुमार शौर्य भी सच में अजीब है, केवल अपनी स्थिति की परवाह करता है, बिना ये सोचे कि इससे तुम्हें नुकसान पहुंच रहा है। नारायण जयंत के मन में आखिरकार शौर्यवर्धन के लिए थोड़ी बहुत सद्भावना पैदा हुई थी, लेकिन इस घटना के कारण वह सद्भावना तुरंत शून्य हो गई। नारायण जयंत के क्रोधित भाव को देखकर नव्या अपनी हंसी नहीं रोक पाए और बोली, आप इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? मैंने इसके लिए सहमति नहीं दी है। तुम विचार ही क्यों कर रही हो? बेशक मैं कभी राजी नहीं हो सकता। मेरा दामाद बनना इतना आसान नहीं है, नारायण जयंत ने नाराजगी से कहा। इस तरह से देखा जाए तो तुम्हारे प्रति उसकी सारी दयालुता किसी कारण से है। नव्या को मज़ा भी आ रहा था और झुंझलाहट भी हो रही थी। उसे लगा कि वह अलग थलग और बेजोड़ महामंत्री अचानक एक अति स्नेही पिता बन गए थे। यह एहसास अजीब था, लेकिन निस्संदेह बहुत ही सुखद था। भले ही नारायण जयंत का वर्तमान रूप अविश्वसनीय रूप से मज़ेदार था, फिर भी नव्या बहुत खुश और भाग्यशाली महसूस कर रही थी। तो पिताजी, आपको क्या लगता है, क्या पूरे आन में कोई ऐसा दामाद है जो आपके मानकों पर खरा उतर सके? नव्या ने इत्मीनान से पूछा। नारायण जयंत पल भर के लिए निशब्द रह गए। उन्होंने इस बारे में ध्यान से सोचा और वास्तव में ऐसा कोई नहीं था। नहीं, आन में कोई अच्छा आदमी नहीं है। हम देखने के लिए दूसरे देशों में जा सकते हैं। मैं निश्चित रूप से तुम्हारे लिए एक बेजोड़ जीवनसाथी ढूंढ कर लाऊंगा, नारायण जयंत ने आत्मविश्वास के साथ कहा। ठीक है, तो पिताजी, बेहतर होगा कि आप ध्यान से चुनें। बिल्कुल सही। पिताजी की पारखी नज़र बहुत तेज है, वे निश्चित रूप से तुम्हारे लिए सबसे अच्छा चुनेंगे। कुछ दिनों बाद 12वें चंद्रमास के 15वें दिन युवराज द्वारा आयोजित दावत शुरू हुई। इससे पहले के दिनों में नारायण जयंत हर दिन राजदरबार से लौटने के बाद औषध उद्यान में नव्या से मिलने और उसे नारायण परिवार की कुछ विशेष विद्याएं सिखाने के लिए समय निकालते थे। नव्या पहले ही परिवार के शीर्ष 10 में शामिल हो चुकी थी, इसलिए नारायण जयंत का व्यक्तिगत रूप से उसे अपनी विद्याएं सिखाना पूरी तरह से उचित था। जब नव्या हवेली से निकल रही थी तो मुख्य द्वार पर उसकी मुलाकात जाह्नवी और मानसी से हुई। युवराज हर साल एक भव्य दावत का आयोजन करते थे और आमंत्रित लोगों में से अधिकांश स्वर्ग नगर के अविवाहित पुरुष और महिलाएं होते थे। इस दावत में कई मनमोहक गतिविधियां होती थीं, और यदि किसी को दावत में कोई पसंद आ जाता तो वे युवराज से उनके विवाह की व्यवस्था करने का अनुरोध कर सकते थे। इसलिए इस दावत को एक स्वयंवर या विवाह मिलन समारोह भी माना जा सकता था। बेशक इस तरह की दावत का एक बहुत ही अनोखा नाम भी था, जिसे कुसुम महोत्सव कहा जाता था, और दावत का आयोजन शाही उद्यानों में से एक कुसुम उद्यान में किया गया था। नव्या, जाह्नवी और मानसी की नज़रों के सामने आए। जाह्नवी ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मानसी ने ताना मारते हुए कहा, नव्या, क्या तुम में निमंत्रण पत्र फाड़ने की हिम्मत नहीं थी? फिर तुम जा क्यों रही हो? खुद को जलील करवाने के लिए? जाह्नवी ने धीमी आवाज में डांटते हुए कहा, मानसी, बकवास मत करो। मानसी तुरंत बोल पड़ी, ओह पांचवी बहन, आप हमेशा इतनी दयालु क्यों रहती हैं? क्या आप भूल गईं कि उसने आपके साथ कैसा व्यवहार किया था? आप उसके लिए चाहे कितना भी अच्छा कर लें, वह कभी एहसानमंद नहीं होगी। आपकी भलमनसाहत का वह हमेशा गलत फ़ायदा ही उठाएगी। हम सब बहनें हैं, हमेशा नौवीं बहन को निशाना मत बनाया करो, जाह्नवी ने कोमलता से कहा, मानो वह सचमुच नव्या की बहुत परवाह करती हो। नव्या मन ही मन उपहास कर रही थी, लेकिन उसने इसे जाहिर नहीं होने दिया।
तभी निहारिका और बाकी लोग बाहर आ गए। नव्या को देखते ही वह खुद को भड़कने से नहीं रोक पाई। नव्या, तुम्हारी कुसुम महोत्सव में शामिल होने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी जैसी शक्ल सूरत के साथ कोई तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करेगा। निहारिका के पीछे पीछे जूही और हर्षा चल रही थीं। वे दोनों उपपत्नियों की बेटियां थीं और आमतौर पर इन मामलों में उनका कोई दखल नहीं होता था। निहारिका जो कुछ भी कहती वे चुपचाप सुनती रहती थीं, न तो वे उसकी मदद करती थीं और न ही मुसीबत में उसे लात मारती थीं। नव्या बिना गुस्सा हुए निहारिका के व्यंग्यात्मक तानों को सुनती रही। उसने बस मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मैं दावत में पुरुषों को लुभाने के लिए नहीं जा रही हूँ। इससे क्या फर्क पड़ता है कि वे मुझे पसंद करते हैं या नहीं? नव्या की बातों से निहारिका की बोलती तुरंत बंद हो गई। उसका चेहरा पहले पीला और फिर लाल पड़ गया। नव्या के कहने का मतलब बहुत साफ था। वह यह इशारा कर रही थी कि निहारिका पुरुषों को लुभाने की कोशिश कर रही थी। 8वीं बहन, इस पागल लड़की पर ध्यान मत दो। यह अब जिस पर भी हाथ रख सकती है उसे ही काट रही है। इसे कोई नहीं बचा सकता। मानसी ने गुस्से में कहा और निहारिका को नव्या को नज़रअंदाज करने के लिए मनाने लगी। नव्या, मैं तुम्हें बता दूं, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। चलो चलें, निहारिका ने गुस्से में कोसते हुए कहा, फिर अपने पीछे खड़ी जूही और हर्षा से कहा, और वे तीनों एक ही बग्घी में बैठ गईं। ये देखकर मानसी ने नव्या पर फिर से ताना मारा, क्या तुमने यह नहीं कहा था कि तुम्हारे छोटे चाचा नारायण जयंत तुम पर जान छिड़कते हैं? क्या उन्होंने तुम्हें कुसुम महोत्सव में जाने के लिए एक बग्घी तक तैयार करके नहीं दी? ये तो बहुत ही हास्यास्पद है। 5वीं बहन, चलिए हम भी चलते हैं। हम नव्या के साथ यहाँ खुद को शर्मिंदा नहीं करेंगे। बोलते बोलते मानसी ने जाह्नवी को दूसरी बग्घी की ओर खींच लिया और नव्या को वहीं खड़ा छोड़ दिया। नव्या के होंठ फड़के। ऐसा नहीं था कि नारायण जयंत ने उसके लिए बग्घी तैयार नहीं की थी। बात यह थी कि उसने खुद कहा था कि उसे इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसे वहां पहुंचने की कोई जल्दी नहीं थी और वह पैदल जाना पसंद करेगी। मालकिन, हमें क्या करना चाहिए? नव्या के पीछे पीछे चल रही कस्तूरी ने सतर्कता से पूछा। नव्या कुछ बोलने ही वाली थी कि उनके सामने एक और बग्घी आकर रुक गई। बग्घी का दरवाज़ा खुला और अंदर बैठे व्यक्ति ने कहा, मैं अकेला हूँ। क्या साथ चलना चाहोगी? बग्घी में बैठा व्यक्ति तन्वी थी। नारायण परिवार की 9 युवतियों में नव्या और जाह्नवी के अलावा केवल तन्वी ही नारायण जयंत की बेटी है। हालांकि तन्वी का जन्म वसुंधरा परिवार में नहीं हुआ था, उसकी मां श्रीमती यामिनी है। श्रीमती यामिनी मूल रूप से चंद्र देश डोंग्युए की एक राजकुमारी थीं। कई साल पहले वह एक राजनीतिक विवाह के लिए नान आई थीं। उन्हें नारायण जयंत पसंद आ गए और वह स्वेच्छा से एक उपपत्नी बन गईं और नारायण परिवार में शादी कर ली। बाद में उन्होंने तन्वी को जन्म दिया। नव्या को कुछ आश्चर्य हुआ कि तन्वी ने पहल करते हुए उसके प्रति सद्भावना दिखाए। नव्या की हिचकिचाहट को देखकर तन्वी ने कोमलता से मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम वहां पैदल जाने का विचार कर रही हो? पैदल जाने में काफ़ी समय लगेगा। अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलती? उसकी आंखें ईमानदारी से भरी थीं और उसकी कोमलता जाह्नवी से बिल्कुल अलग थी। इससे लोगों को बहुत सुखद एहसास होता था। मालकिन, कृपया ऊपर जाइए। चौथी कुमारी की अच्छी नीयत को बेकार मत जाने दीजिए, कस्तूरी ने नव्या को कोहनी मारते हुए फुसफुसाकर कहा। नव्या ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और कहा, तो फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद चौथी बहन। नव्या को चौथी बहन कहते हुए सुनकर तन्वी काफ़ी हैरान हुई। आखिरकार उसने उस दिन कुल परीक्षा के दौरान नव्या के कारनामे देखे थे और उसे लगा था कि नव्या उसे भी नीची नज़र से देखेगी। नव्या बग्घी में चढ़ी और तन्वी के सामने बैठ गई। 9वीं बहन, तुमने सचमुच कुछ दिन पहले कुल परीक्षा के दौरान सभी को चकित कर दिया था। पूरे परिवार का ध्यान अब तुम पर है। बग्घी के अंदर लंबी चुप्पी के बाद तन्वी ने आखिरकार नव्या से बात की। नव्या हल्की सी मुस्कुराई और बोली, मैं बस थोड़ी भाग्यशाली थी। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि किस्मत भी ताकत का ही एक रूप है। 9वीं बहन को लगता है कि वह भाग्यशाली रही है, लेकिन हर किसी की किस्मत ऐसी नहीं हो सकती। तन्वी ने सहजता से बात की, लेकिन उसके शब्द सच्चे थे, जिनमें नव्या को नीचा दिखाने का रत्ती भर भी इरादा नहीं था। नव्या ने इस बात को दिल पर लिया। तन्वी का उसे नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था और स्वाभाविक रूप से उसे भी बदले में कोई बुराई महसूस नहीं हुई। लोग स्वाभाविक रूप से इसी तरह बातचीत करते हैं, दयालुता का जवाब दयालुता से और बुराई का जवाब बुराई से। पूरे नारायण परिवार में मुझे डर है कि हमें कभी भी चौथी बहन जैसा पारखी व्यक्ति नहीं मिलेगा, नव्या ने आह भरी। ऐसा किसने कहा? क्या पिताजी ऐसे नहीं हैं? तन्वी ने त्योरियां चढ़ाईं। वह वास्तव में अपने पिता की बहुत प्रशंसा करती थी, लेकिन वह हमेशा उससे बहुत ऊंचे दर्जे पर थे और वह केवल सबसे निचले स्थान से ही उन्हें देख सकती थी। पिताजी ऐसे नहीं हैं, नव्या ने मुंह बनाया। अतीत में नारायण जयंत की उदासीनता को याद करते हुए वह आह भरे बिना नहीं रह सकी। ऐसा नहीं है कि वे सही और गलत को नहीं जानते,
वे बस इन सब में पढ़ना नहीं चाहते, वे एक बाहरी दर्शक बने रहना पसंद करते हैं। मैं समझ गई तुम्हारा क्या मतलब है। तन्वी तुरंत समझ गई कि नव्या क्या कह रही थी। वह हल्की सी मुस्कुराए और बोली, चिंता मत करो, अब जब पिताजी तुम्हारी रक्षा के लिए खड़े हो गए हैं तो वह भविष्य में किसी को तुम्हें परेशान नहीं करने देंगे। उन्होंने अब कदम उठा लिया है, इसलिए अब वह बाहरी दर्शक नहीं रहे। हाँ, बात तो सही है। नव्या ने राहत की सांस लेते हुए सिर हिलाया। तन्वी से बात करने के बाद उसे लगा कि उसका मन अधिक खुला महसूस कर रहा है। उसे आश्चर्य हुआ कि तन्वी, जो आमतौर पर इतनी शांत रहती थी, उसका दृष्टिकोण इतना व्यापक था। मैंने सुना है कि पिछली बार तुमने महामहिम युवराज का निमंत्रण पत्र फाड़ दिया था। तन्वी ने फिर से इस बारे में पूछा। वह बस थोड़ी उलझन में थी। अगर नव्या ने पहले ही निमंत्रण पत्र फाड़ दिया था तो वह आज दावत में क्यों आए हैं? हाँ, मैंने उसे फाड़ दिया था, लेकिन कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात महामहिम युवराज से हुई थी और उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। नव्या ने कुछ नहीं छिपाया और तन्वी को सब कुछ बता दिया। महामहिम युवराज ने कहा कि कुसुम महोत्सव में एक प्रतियोगिता होगी। अगर मैं जीत गई तो वे महाराज से अनुमति मांगेंगे ताकि मुझे उनकी उपपत्नी न बनना पड़े। क्या ऐसा है? तन्वी को चिंता हुई। लेकिन वो प्रतियोगिताएं? चौथी बहन, आपने कुसुम महोत्सव में भाग तो लिया ही होगा, है ना? वो प्रतियोगिताएं कैसी थीं? नव्या ने जल्दी से पूछा। वह जानना चाहती थी कि प्रतियोगिताएं कैसी होती हैं ताकि वह तैयार रह सके। प्रतियोगिताएं बहुत सारी हैं। महामहिम युवराज ने वादा किया है कि यदि तुम जीत जाती हो तो वह अनुमति मांगेंगे, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि विजेता कहलाने के लिए तुम्हें कितनी प्रतियोगिताएं जीतनी होंगी। तन्वी ने आह भरी। क्या होगा अगर तुम्हें हर एक प्रतियोगिता जीतनी पड़े? युवराज मेरे लिए चीजें इतनी मुश्किल नहीं बनाएंगे, है ना? नव्या को अचानक सिरदर्द महसूस होने लगा। कौन जाने? तन्वी को ये सोचकर अभी भी चिंता हो रही थी। इस प्रतियोगिता में 10 कार्यक्रम हैं। वीणा बजाना, शतरंज, कविता और सुलेख, चित्रकारी, गायन और नृत्य, निशाना लगाना, पिचपॉट तीरंदाजी, निरंतर तीरंदाजी, मदिरापान के खेल और युद्ध कला का मुकाबला। महामहिम युवराज केवल एक कार्यक्रम जीतने के बाद तुम्हारे लिए अनुमति नहीं मांग सकते। लेकिन क्या होगा अगर उनकी आवश्यकताएं बहुत अधिक हुई? तुम उससे कैसे निपटोगी? जब नव्या ने तन्वी को इन सारे कार्यक्रमों का जिक्र करते सुना तो वह अपना सिर खुजलाने से खुद को रोक नहीं पाए। ये कार्यक्रम ऐसा नहीं है कि ये उसकी खासियत नहीं थे, लेकिन अगर वह इनमें से किसी में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है तो इससे निश्चित रूप से संदेह पैदा होगा। आखिरकार नव्या एक ऐसी युवती है जो लंबे समय तक एकांत में रही है। अगर वह अचानक कुछ ऐसे कौशल सीख लेती है जो उसे पहले नहीं आते थे तो ये डरावना होगा। चौथी बहन, तुम मेरी चिंता मत करो, हम एक एक करके इन सब से निपट लेंगे। नव्या हल्की सी मुस्कुराई, ये जानते हुए कि तन्वी भी उसके लिए चिंतित थी। उसने तन्वी को सांत्वना दी, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे सुलझाया न जा सके। चौथी बहन, तुम चिंता मत करो, मुझे भी यही उम्मीद है। तन्वी ने धीमी आह भरी। कुछ ही देर में वे अपनी मंजिल कुसुम उद्यान पहुंच गए। कुसुम उद्यान के प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही पहरेदारों ने तुरंत उनके निमंत्रण पत्र मांगे। आप निमंत्रण पत्र के बिना अंदर नहीं जा सकते। तन्वी ने अपना निमंत्रण पत्र पहरेदार को सौंप दिया, जिसने उसे लिया, उस पर एक नज़र डाली और फिर उसे अंदर जाने देते हुए कहा, अंदर जाए। तन्वी ने सिर हिलाया और नव्या और अन्य लोगों को अंदर ले गई, लेकिन एक कदम बढ़ाते ही पहरेदारों ने उन्हें रोक दिया। रुकिए, इस निमंत्रण पत्र से ज़्यादा एक ही सेवक अंदर जा सकता है और आप 3 को साथ लाए हैं। ये कैसे चलेगा? पहरेदार ने नव्या की ओर देखते हुए कहा। आप वास्तव में ऐसी बदसूरत दासी को अपने साथ बाहर लाए हैं? क्या आपको शर्म नहीं आती? क्या तुम अंधे हो? ये नारायण परिवार की 9वीं कुमारी हैं, महामहिम युवराज द्वारा आमंत्रित एक अतिथि। ये कैसा रवैया है? तन्वी तुरंत क्रोधित हो गई। नारायण परिवार की 9वीं कुमारी? पहरेदार ने उपहास किया। तब तो उनके अंदर जाने की संभावना और भी कम है। हमारे युवराज ने आदेश दिया है कि कोई भी अंदर जा सकता है, लेकिन नारायण परिवार की 9वीं कुमारी नहीं। तन्वी आग बबूला हो गई और उसे मारना चाहती थी, लेकिन नव्या ने उसे पीछे खींच लिया। चौथी बहन, कृपया शांत हो जाए, इन रखवाले कुत्तों के स्तर तक मत गिरिए, नव्या ने कोमलता से सलाह दी। बेशक वह जानती थी कि उसे अंदर न जाने देना शायद श्रीमती वसुंधरा की ही चाल थी। युवराज कभी ऐसा आदेश नहीं देंगे। तुम कुत्ता किसे कह रही हो? पहरेदार तुरंत गुस्से से पागल हो गया। नव्या की ओर उंगली उठाते हुए कोसने लगा, ए बदसूरत औरत, तुम्हें लगता है कि तुम कुसुम महोत्सव में शामिल हो सकती हो? तुम एक गौरैया से रानी बनना चाहती हो? सपने मत देखो, आज मैं तुम्हें यही बता रहा हूं, ए बदसूरत औरत, इस दरवाजे से अंदर जाने के बारे में सोचना भी मत। ठीक है, मुझे अंदर जाने दो। मैं जाकर महामहिम युवराज से पूछूंगी कि महामहिम के निवास में तुम्हारे जैसा गुंडा कैसे हो सकता है। तन्वी ने गुस्से में कहा और फिर वह कुसुम उद्यान में प्रवेश करने वाली थी। तन्वी के शब्द सुनकर पहरेदार ने तुरंत उसे रोक दिया और धमकी देते हुए कहा, अगर आप पहले अंदर नहीं गईं
तो अब आप अंदर जाने के बारे में भूल सकती हैं। आप आज के कुसुम महोत्सव में भाग लेने के बारे में भूल सकती हैं। तुम मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दोगे? मेरे पास निमंत्रण पत्र है, मैं अंदर क्यों नहीं जा सकती? तन्वी का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। अगर पहरेदार ने उसे फिर रोका तो उसे डर था कि वह सच में कोई कदम उठा लेगी। अगर मैं कह रहा हूं कि आप अंदर नहीं जा सकती, तो आप अंदर नहीं जा सकती। दोनों पक्षों में लगातार बहस और झगड़ा होता रहा। जैसे जैसे दावत में शामिल होने आए और भी लोग कुसुम उद्यान के प्रवेश द्वार पर पहुंचने लगे, वे हक्के बक्के होकर वहां खड़े हो गए। तभी एक आवाज गूंजी, ये सब शोर कैसा है? क्या हो रहा है? इस अचानक आए आवाज ने उस अराजक दृश्य को वहीं रोक दिया। यह आवाज सुनकर पहरेदार तुरंत चापलूसी करते हुए आगे आया। रानी साहिबा, इन लोगों के पास निमंत्रण पत्र नहीं है। आपका ये सेवक इनसे बहस कर रहा है, लेकिन ये लोग बिल्कुल बेतुकी बातें कर रहे हैं। जो व्यक्ति आई थी वह श्यामा थी। वह उद्यान से बाहर आई, पहरेदार को घूरा और पहरेदार की सफाई सुनने के बाद भी उसके चेहरे के भाव बिल्कुल भी नर्म नहीं पड़े। क्या तुम अंधे हो? ये निमंत्रण पत्र नहीं तो और क्या है? तन्वी ने बिना पीछे हटे पलटवार किया। नव्या भी हक्की बक्की रह गई। उसे तन्वी का एक नया रूप देखने को मिल रहा था। ऐसा लग रहा था कि जहां तन्वी एक तरफ बहुत सौम्य हो सकती थी, वहीं अगर उसकी कमजोर नस पर हाथ रख दिया जाए तो वह आसानी से एक चंडी का रूप भी धारण कर सकती थी। हालांकि नव्या को वास्तव में उसका ये रूप काफी पसंद आया। कुमारी जी, मैंने आपको पहले अंदर जाने के लिए कहा था, लेकिन आप नहीं गईं। यह नियमों का उल्लंघन है, इसलिए स्वाभाविक रूप से अब आप अंदर नहीं जा सकती, भले ही आपके पास निमंत्रण पत्र हो। पहरेदार ने सफाई दी। उसका पहले का अहंकारी रवैया अब पूरी तरह से विनम्रता में बदल चुका था। तो तुम नारायण परिवार की कुमारी हो? श्यामा ने धीरे से हंसते हुए अपनी नजरें नव्या की ओर घुमाईं। नव्या, तुमने निमंत्रण पत्र फाड़ दिया था, तो फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? महामहिम युवराज ने मुझे यहाँ भेजा है, नव्या ने शांति से कहा। महामहिम युवराज? श्यामा ने उपहास किया। तुम कहानियां बहुत अच्छी बनाती हो। युवराज तुमसे मिलना चाहेंगे। तुम अपनी औकात से ज्यादा सोच रही हो। मुझ पर विश्वास नहीं है। तुम जाकर खुद युवराज से क्यों नहीं पूछ लेती? नव्या को बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। श्यामा जैसे किसी व्यक्ति से निपटते समय गुस्सा करना बेकार था। तुम खुद को समझती क्या हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम जब चाहो युवराज से मिल सकती हो? नव्या, तुम अपनी अहमियत कुछ ज्यादा ही आंक रही हो। अगर तुम अपनी भलाई चाहती हो तो अभी यहाँ से दफा हो जाओ, वरना तुम बस एक हंसी का पात्र बनकर रह जाओगी। श्यामा की आंखें तिरस्कार से भरी थीं। प्रवेश द्वार पर और भी लोग इकट्ठा हो गए और यह स्थिति देखकर वे आपस में बात किए बिना नहीं रह सके। क्या हो रहा है? हर कोई यहाँ बिना किसी कारण के क्यों फंसा हुआ है? कौन जाने। मैंने सुना है कि नारायण परिवार की 9वीं कुमारी बिना निमंत्रण पत्र के जबरदस्ती अंदर घुसने की जिद कर रही है। ओह, वह 9वीं कुमारी सच में बहुत कष्टप्रद है। वह खुद अंदर नहीं जा सकती और हमारा समय भी बर्बाद कर रही है। बिल्कुल सही। इतनी बदसूरत लड़की में दावत में शामिल होने की हिम्मत कैसे हो सकती है? ये बातें सुनकर श्यामा बहुत खुश हो गई। उसने पहरेदारों की ओर हाथ हिलाया और कहा, मैं इसे संभाल लूंगी। तुम लोग जाकर मेहमानों का स्वागत करो। कई पहरेदारों ने तुरंत आदेश का पालन किया और इकट्ठा हुई भीड़ को गुजरने देने के लिए एक तरफ हट गए। श्यामा फिर नव्या की ओर चली और बोली, नव्या, मैं तुम्हें समझदारी से काम लेने की सलाह देती हूँ। तुम आज कुसुम उद्यान में प्रवेश करने के बारे में भूल जाओ। अपनी ऊर्जा बचाओ। नव्या ने अपनी आंखें घुमाईं और एक तरफ हट गई, लेकिन उसका वहां से जाने का कोई इरादा नहीं दिखा। श्यामा हक्की बक्की रह गई, फिर तेजी से चलकर नव्या के ठीक सामने आए और एक बहुत ही अप्रिय भाव के साथ बोली, नव्या, क्या तुम्हें इंसानों की भाषा समझ में नहीं आती? दफा हो जाओ। क्या ये तुम्हारा घर है? नव्या ने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा। श्यामा ठिठक गई और वह जवाब देने ही वाली थी कि नव्या फिर बोल पड़ी, अगर ये तुम्हारा घर नहीं है तो अपना मुंह बंद रखो। भले ही तुम युवराज की उपपत्नी हो, लेकिन इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। नव्या ने ताना मारते हुए कहा। नव्या, ये कैसा रवैया है? तुमने कुसुम महोत्सव में गंभीर रूप से बाधा डाली है और मुझे तुम्हें बंदी बनाने का पूरा अधिकार है। श्यामा ने नव्या की ओर इशारा किया और तीखे स्वर में कहा, ठीक है, मैं यहीं खड़ी होकर युवराज के आने का इंतजार करूंगी और उन्हीं से पूछूंगी। नव्या ने बेपरवाही से कहा और श्यामा को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। नव्या के इस रवैये से श्यामा पूरी तरह से आग बबूला हो गई। उसने गुस्से में आदेश दिया, पहरेदारों, नव्या ने दावत में खलल डाला है, इसे पकड़ लो। जी। श्यामा के इतना कहते ही पहरेदारों की एक टुकड़ी उद्यान से बाहर दौड़ी और नव्या और तन्वी को चारों ओर से घेर लिया। कुमारी जी, कृपया वापस लौट जाए ताकि हमें कोई कार्रवाई न करनी पड़े। पहरेदारों के घेरने के बाद टुकड़ी के कप्तान ने विनम्रता से नव्या को चले जाने की सलाह दी।
मैं नहीं जाऊंगी। मैं युवराज के आने तक यहीं इंतजार करूंगी और मैं भी देखती हूं कि मुझे रोकने की हिम्मत किसकी है। नव्या का रवैया दृढ़ और अटल था। पहरेदार असमंजस में थे। भले ही वे ऐसा नहीं करना चाहते थे, लेकिन वे श्यामा के आदेशों की अवहेलना भी नहीं कर सकते थे। तुम बेवकूफ़ों को किस बात का इंतजार है? इसे पकड़ो, श्यामा ने अधीर होकर कोसते हुए कहा। क्षमा करें, नौवीं कुमारी। नव्या को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हुए पहरेदार ने कहा। जो भीड़ धीरे धीरे आयोजन स्थल में प्रवेश कर रही थी, पहरेदारों की इस तैनाती को देखकर अचानक कुसुम उद्यान के अंदर भाग गई। प्रवेश द्वार पर अब केवल नव्या, तन्वी और उनकी दासियां ही बची थीं, जिन्हें पहरेदारों ने घेर रखा था। नीलम, कस्तूरी, तुम दोनों दूर जाकर खड़ी हो जाओ। तन्वी ने दोनों दासियों को दूर खड़े होने के लिए कहा, लेकिन वह खुद बिना जरा भी पीछे हटे नव्या के बगल में डटी रही। तुम्हारी अभी भी विरोध करने की हिम्मत है? श्यामा ने उपहास किया। पहरेदारों, मेरा आदेश सुनो। नव्या और तन्वी पहरेदारों के काम में बाधा डाल रही हैं, इन्हें बिना किसी दया के मार डालो। नव्या और तन्वी ने एक दूसरे की ओर देखा। नव्या शांत रही, जबकि तन्वी थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। शाही पहरेदार बनने के लिए किसी भी व्यक्ति का साधना स्तर कम से कम 7वें स्तर के साधक का होना चाहिए। इसका मतलब था कि इस छोटी सी टुकड़ी के लगभग 20 लोगों में से हर कोई कम से कम 7वें स्तर का साधक था, जबकि वे दोनों, नव्या एक शुरुआती स्तर की सिद्ध योद्धा है और तन्वी एक छठे स्तर की साधक है। स्पष्ट रूप से वे इन शाही पहरेदारों का मुकाबला नहीं कर सकती थीं। श्यामा आदेश देने के बाद एक तरफ खड़ी हो गई, उसकी आंखें आत्मसंतुष्टि से भरी थीं। आज उसने पिछली बार जो हुआ था उसके लिए नव्या से हिसाब चुकता करने का मन बना लिया था। वह नव्या को बार बार अपना अपमान करने की अनुमति कभी नहीं देगी। पहरेदारों ने अपने हथियार निकाल लिए और नव्या और तन्वी के करीब आ गए। तन्वी की हथेलियों से पसीना छूट रहा था। उसका हथियार एक छोटी तलवार थी, जिसे उसने निकालकर अपने हाथ में पकड़ लिया था और पहरेदारों के पास आते ही वार करने के लिए तैयार थी। चौथी बहन, थोड़ी देर में आप पहले निकल जाना, नव्या ने धीमे स्वर में कहा। नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। हम साथ ही रहेंगे। तन्वी दृढ़ता से रुकी रही। ठीक है, तो लड़कर ही रास्ता बनाते हैं। नव्या ने और कुछ नहीं कहा। चूंकि तन्वी रुकने को तैयार थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उसकी रक्षा करेगी। जैसे ही पहरेदार करीब आए, तन्वी अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ी और अकेले ही कई लोगों के साथ युद्ध में उलझ गई। नव्या ने तन्वी को पीछे खींचने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन चूक गई। अपनी ताकत के साथ तन्वी इन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकती थी। लेकिन परिणाम नव्या की उम्मीदों से परे था। जिन लोगों ने तन्वी पर हमला किया था, वे सभी 7वें स्तर के साधक थे, लेकिन तन्वी उनके बीच आसानी से पैंतरेबाजी करने में सफल रही। नव्या के मन में कुछ संदेह कौंधे, लेकिन उसके पास उनके बारे में सोचने का समय नहीं था, क्योंकि बाकी लोग उसकी ओर दौड़ पड़े थे। वह पलक झपकते ही वहां से हटी और तेजी से एक तरफ पीछे हट गई और ऐन मौके पर पहरेदारों के हमले से बच गई। नव्या कैसे बची, ये साफ न देख पाने के कारण पहरेदार एक पल के लिए सन्न रह गए। तभी नव्या ने अपना पैर उठाया और अपने सबसे करीब खड़े पहरेदार को लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। नौवीं बहन, सावधान, तन्वी ने रुकते ही चिल्लाकर कहा जब उसने एक पहरेदार को पीछे से नव्या पर हमला करते देखा। नव्या पहरेदार के उस गुप्त हमले से बच गई और इसी बीच उसने उस पहरेदार को थप्पड़ जड़ दिया। तभी नव्या को याद दिलाने के चक्कर में तन्वी का ध्यान भटका और एक अन्य पहरेदार ने उसे घायल कर दिया। चौथी बहन, नव्या आगे दौड़ी और उसने तन्वी को उठने में मदद की। क्या आप ठीक हैं? तन्वी ने ना में सिर हिलाया। उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई थी, लेकिन वह निश्चित रूप से इस तरह इन लोगों को हरा नहीं सकती थी। पहरेदारों के कप्तान ने फिर से हमला कर दिया। नव्या ने तन्वी को एक तरफ धकेला और उसका सामना करने के लिए आगे बढ़ी। एक ही पल में सभी पहरेदारों ने नव्या पर हमला कर दिया। नव्या ने अपने दांत पीसे, चुनौती का डटकर सामना किया और सभी पहरेदारों से निपटने लगी। एक तरफ खड़ी तन्वी ने बेचैनी से अपनी उंगलियां भींच लीं। अचानक उसने पहरेदारों के कप्तान को नव्या की तरफ चुपके से बढ़ते हुए देखा। जब तक वह उसे चेतावनी देना चाहती, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ठीक तभी मानो पलक झपकते ही हवा का एक झोंका गुजर गया हो, नव्या के बगल में एक आकृति प्रकट हुई, जिसने पहरेदारों के कप्तान के उस गुप्त हमले को रोक लिया। एक पल के लिए हवा जैसे जम सी गई। नव्या को अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ और वह पीछे मुड़े बिना नहीं रह सकी। ये शौर्यवर्धन थे। उस पल भर के लिए नव्या ने खुशी की ऐसी लहर महसूस की कि उसके दिल की धड़कनें बेकाबू होकर तेज हो गईं। शौर्यवर्धन नव्या के पीछे खड़े थे और उन्होंने अपनी आस्तीन के एक ही झटके से पहरेदारों के कप्तान को दर्जनों कदम पीछे धकेल दिया, जिससे वह खून थूकने लगा। एक तरफ खड़ी तन्वी अपने सामने का नज़ारा देखकर सन्न रह गई। ऐसा बेजोड़ पुरुष किसी देवता की तरह स्वर्ग से उतरा हुआ प्रतीत हो रहा था, जिसे देखकर उसकी सांसें रुक सी गईं। उसने सोचा कि उस पल उसने जो कुछ भी देखा, उसे वह जीवन भर नहीं भूल पाएगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
शौर्यवर्धन की आवाज़ किसी दानव की तरह गूंजी, जिससे पहरेदार डर के मारे कांपने लगे। सभी पहरेदारों ने अपना काम रोक दिया और शौर्यवर्धन के सामने झुक गए। आपके सेवक महामहिम का अभिवादन करते हैं। शौर्यवर्धन की आंखें बर्फ जैसी सर्द थीं, मानो वह अगले ही पल सभी पहरेदारों को मार डालेंगे। वह सोच भी नहीं सकते थे कि अगर उन्हें आने में थोड़ी और देर हो जाती तो नव्या का क्या होता। उन्होंने ऐसी किसी भी संभावना के बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की। ये देखकर श्यामा तुरंत आगे आए और शौर्यवर्धन से बोली, महामहिम का इससे क्या मतलब है? नव्या ने पहले गुस्ताखी की थी और मैंने पहरेदारों को उसे बंदी बनाने का आदेश दिया। क्या महामहिम भी इसमें दखल देना चाहते हैं? शौर्यवर्धन ने श्यामा पर अपनी ठंडी नज़र डाली, जिससे श्यामा अनजाने में ही एक कदम पीछे हट गई। शौर्यवर्धन की नज़र इतनी सर्द थी, जिसमें कोई गर्माहट नहीं थी, कि इससे लोगों के मन में अनजाने में ही वहां से भाग जाने की इच्छा पैदा हो जाती थी। कुमारी नव्या युवराज की अतिथि हैं। तुम्हारी एक उपपत्नी होकर उनके साथ इस तरह का अपमानजनक व्यवहार करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें युवराज के क्रोध का कोई डर नहीं है? शौर्यवर्धन ने ठंडे स्वर में कहा, उनका एक एक शब्द अपार शक्ति से भरा था। श्यामा ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, महामहिम मजाक कर रहे हैं। नव्या ने खुद अपना निमंत्रण पत्र फाड़ दिया था, इसलिए वह आमंत्रित लोगों में शामिल नहीं है। ऐसे में उसे महामहिम युवराज की अतिथि कैसे माना जा सकता है? श्यामा हमेशा शौर्यवर्धन के सामने असुरक्षित महसूस करती थी, क्योंकि शौर्यवर्धन का प्रभाव बहुत ही भयानक था। तो फिर मुझे खुद कुमारी नव्या को युवराज से मिलाने ले जाना होगा, शौर्यवर्धन ने कहा। फिर नव्या की ओर मुड़े और बोले, कुमारी नव्या, कृपया चलें। नव्या ने शौर्यवर्धन की ओर हल्की सी मुस्कान के साथ देखा और कहा, धन्यवाद महामहिम। मैं शौर्यवर्धन के एक और एहसान तले दब गई। श्यामा ने जल्दी से उनका रास्ता रोकते हुए कहा, महामहिम आप अंदर जा सकते हैं, लेकिन नव्या नहीं। उसके पास निमंत्रण पत्र नहीं है, इसलिए अंदर जाना नियमों के खिलाफ होगा। कृपया मेरे लिए मुश्किलें खड़ी न करें। रानी साहिबा, क्या आप बहरी हैं? नव्या ने ताना मारते हुए कहा। राजकुमार ने कहा कि वह मुझे महामहिम युवराज से मिलाने ले जाएंगे। एक बार जब मैं महामहिम से मिल लूंगी तो सब कुछ साफ हो जाएगा। आप इस तरह मुझे रोक रही हैं, क्या आपको मुसीबत में पड़ने का कोई डर नहीं है? नव्या, डराने वाली अफवाहें फैलाना बंद करो। मैं सच्ची और ईमानदार हूं और मुझे तुम्हारे फूट डालने के प्रयासों से कोई डर नहीं है। श्यामा आत्मविश्वासी लग रही थी, लेकिन वह मन ही मन चिंतित हुए बिना नहीं रह सकी। अगर नव्या जो कह रही थी वह सच हुआ तो वह बर्बाद हो जाएगी। अगर रानी श्यामा मुझे रोकने की जिद करती हैं तो मेरे निर्दयी होने पर मुझे दोष मत देना। शौर्यवर्धन श्यामा के साथ बहस में अपना समय बर्बाद नहीं करने वाले थे। उनके शब्द एक सर्द आभा से भरे थे और उनमें एक कड़ी चेतावनी थी। अगर श्यामा ने फिर से उन्हें रोकने की हिम्मत की तो शौर्यवर्धन सचमुच निर्दयी हो जाएंगे। श्यामा आग बबूला हो रही थी, लेकिन उसमें शौर्यवर्धन को चुनौती देने की हिम्मत नहीं थी। उसने पहले भी शौर्यवर्धन के बारे में खौफनाक अफवाहें सुनी थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसमें उन्हें ठेस पहुंचाने की हिम्मत नहीं थी। श्यामा ने मन ही मन सोचा, फिर गुस्से से नव्या को घूरा और बेमन से उसके लिए रास्ता बना दिया। नव्या के होठों के कोने फड़के। श्यामा सच में एक ऐसी दबंग थी जो सिर्फ कमजोरों को ही अपना शिकार बनाती थी। चौथी बहन, कस्तूरी, नीलम, इधर आओ, हम अंदर जा रहे हैं। नव्या ने तन्वी और अन्य लोगों की ओर हाथ हिलाया और वे सभी एक साथ कुसुम उद्यान में प्रवेश कर गए। कुसुम उद्यान में कुसुम प्लम के फूल पूरी तरह खिले हुए थे, जिससे हवा में एक भीनी भीनी खुशबू महक रही थी। शौर्यवर्धन और नव्या सबसे आगे चल रहे थे, उनके पीछे तन्वी, कस्तूरी और नीलम थीं और शौर्यवर्धन के अनुयायी उनके पीछे पीछे आ रहे थे। महामहिम, मैं आपके एक और एहसान तले दब गई हूँ, नव्या ने कृतज्ञता और बेबसी दोनों महसूस करते हुए कहा। शौर्यवर्धन ने बस इतना ही जवाब दिया। नव्या ने धीमी आह भरी, मुझे डर है कि इस कर्ज को चुकाना सचमुच असंभव है। शौर्यवर्धन रुके, फिर नव्या की ओर मुड़े और बोले, तुम उस बारे में विचार कर सकती हो जो मैंने तुम्हें कुछ दिन पहले कहा था। नव्या के चेहरे के भाव थोड़े कठोर हो गए। वह स्वाभाविक रूप से जानती थी कि शौर्यवर्धन उस तथाकथित सौदे का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन नव्या ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, वह बात मुझे डर है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। मेरे पिता ने पहले ही स्पष्ट रूप से मना कर दिया है। और तुम्हारा क्या विचार है? शौर्यवर्धन को इस बात की परवाह नहीं थी कि नारायण जयंत सहमत हैं या नहीं, वह नव्या के अपने विचार सुनना चाहते थे। नव्या ने उन्हें अजीब तरह से देखा, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मुझे अपने पिता की बात सुननी चाहिए। उनके असहमत होने का जरूर कोई कारण होगा। शौर्यवर्धन ने धीमे स्वर में जवाब दिया और कुछ नहीं कहा। नव्या ने छुपकर शौर्यवर्धन की ओर देखा, उसे डर था कि वह उससे नाराज होंगे, लेकिन शौर्यवर्धन सामान्य दिख रहे थे और उनमें कोई असामान्य बात नहीं थी। तब जाकर उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। लेकिन मेरे पिता ने कहा था कि अगर राजकुमार को कभी उनकी मदद की ज़रूरत हो तो वह बस उनसे कह सकते हैं और वह निश्चित रूप से अपनी पूरी कोशिश करेंगे।
नव्या ने पलकें झपकाईं और धीमे स्वर में कहा। उसने नारायण जयंत के प्रति अपनी वफादारी व्यक्त की, भले ही नारायण जयंत ने पहले कभी ऐसी कोई बात नहीं कही थी। शौर्यवर्धन ने बस इतना कहा, भविष्य की बातें बाद में करेंगे। शौर्यवर्धन की बातों से अपनी बोलती बंद होने के बाद नव्या निशब्द रह गई। उसे लगा कि उसने शौर्यवर्धन को पूरी तरह से नाराज कर दिया है। तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? शौर्यवर्धन ने अपना सिर घुमाया और नव्या की आशंकित सूरत देखी। वे पल भर के लिए निशब्द रहे, फिर धीमी हंसी के साथ पूछा। नव्या ने सिर उठाकर शौर्यवर्धन की ओर देखा और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, मैं सोच रही थी कि क्या मेरे पिता और मैं इस बात को लेकर आपको ठेस तो नहीं पहुंचा रहे हैं। तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। सच तो यह है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अगर तुम राजी हो जाती तो यह एक एहसान होता, लेकिन अगर तुम नहीं मानी तो यह भी उचित ही है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इतना अविवेकी इंसान हूँ? शौर्यवर्धन हंसे। बिल्कुल नहीं। नव्या ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया। शौर्यवर्धन ने बार बार उसकी मदद की थी। उसकी नज़रों में शौर्यवर्धन उसके बहुत बड़े उपकारी थे। वह एक अविवेकी इंसान कैसे हो सकते थे? तन्वी नव्या के पीछे पीछे चल रही थी और चुपचाप नव्या और शौर्यवर्धन की बातचीत सुन रही थी। उसे नव्या से बहुत ईर्ष्या हो रही थी, खासकर नव्या के प्रति शौर्यवर्धन की कोमलता देखकर, जो दिल को छू लेने वाली थी। कुछ देर चलने के बाद दावत का मुख्य आयोजन स्थल ठीक उनके सामने था। रास्ते के दूसरे छोर पर युवराज को देखकर नव्या रुक गई और अपने बगल में खड़े शौर्यवर्धन से बोली, महामहिम युवराज आगे हैं। मैं पहले उधर जाती हूँ। हमें अंदर लाने के लिए आपका धन्यवाद। जाओ। शौर्यवर्धन ने हल्का सा सिर हिलाया। नव्या तन्वी की ओर मुड़ी और बोली, चौथी बहन, चलिए वहां चलते हैं। तन्वी ने सिर हिलाया, शौर्यवर्धन के सामने थोड़ा सा झुकी और नव्या के साथ चली गई। कस्तूरी और नीलम भी जल्दी से उनके पीछे हो लीं। शौर्यवर्धन अपनी जगह पर खड़े रहे, नव्या को जाते हुए देखते रहे। शुयंग और आनश्यांग भी आकर शौर्यवर्धन के बगल में खड़े हो गए। महामहिम, क्या आप सच में कुमारी नव्या को पसंद करते हैं? आनश्यांग ने शौर्यवर्धन के चेहरे की ओर देखा और सतर्कता से पूछा। शुयंग ने आनश्यांग को घूरा और कहा, आनश्यांग, तुम बहुत ज्यादा दखल दे रही हो। आनश्यांग ने पलटकर शुयंग को घूरा। जब तक वह इस बात की तह तक नहीं पहुंच जाती, उसे चैन नहीं मिलने वाला था। रहस्यमयी लॉकेट ने पहले ही उसे अपने मालिक के रूप में स्वीकार कर लिया है। उसके अलावा और कौन हो सकता है? शौर्यवर्धन ने कुछ अस्पष्ट सी बात कही, जिससे शुयंग और आनश्यांग और भी ज्यादा उलझन में पड़ गए। जा रहे थे, और जब वे काफी खुशमिजाज मूड में थे तो वह उन्हें उद्यान की सैर कराने ले गए। युवराज को जाते हुए देखकर नव्या अपनी जगह पर रुक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उनके पीछे जाए या वहीं इंतजार करे। तन्वी ने सुझाव दिया, क्या हम इंतजार करने के लिए कोई जगह ढूंढ लें? महामहिम, युवराज अभी व्यस्त हैं, हमारा इस तरह वहां भागकर जाना शायद उचित नहीं होगा। नव्या ने सिर हिलाया और तन्वी की नज़र एक कोने में पड़ी एक खाली जगह पर गई जो ज्यादा ध्यान नहीं खींच रही थी, इसलिए उसने नव्या को वहां बैठने के लिए खींच लिया। दावत स्थल को बहुत ही ताज़ा और प्राकृतिक शैली में सजाया गया था। लगभग हर मेज कुसुम के पेड़ों के नीचे लगाई गई थी, जहां कुसुम के फूल पूरी तरह खिले हुए थे, जो तरह तरह के रंग बिखेर रहे थे और हवा को अपनी खुशबू से भर रहे थे। मंडप अब तक लगभग भर चुका था। कुसुम उपवन के बीचों बीच बना पत्थरों का रास्ता एक सीमा का काम कर रहा था, जिसके बाईं ओर पुरुषों के बैठने की जगह थी और दाईं ओर महिलाओं के बैठने की। नव्या के बैठने के बाद उसने यूं ही सामने की ओर नजर दौड़ाए और अप्रत्याशित रूप से उसे शौर्यवर्धन दिखाई दिए। शौर्यवर्धन भी न जाने कब आकर अपनी जगह पर बैठ गए थे, और उनकी जगह भी एक कोने में थी जिस पर ज्यादा किसी का ध्यान नहीं जा रहा था, ठीक उसी दिशा में जहां नव्या बैठी थी। हालांकि शौर्यवर्धन ने बैठने के लिए एक एकांत जगह चुनी थी, लेकिन उनके आते ही वहां हलचल मच गई। क्या वो राजकुमार शौर्य हैं? वाह, वो कितने खूबसूरत हैं। हाँ, राजकुमार शौर्य की सुंदरता सचमुच बेजोड़ है। इतना मुग्ध होना बंद करो। राजकुमार शौर्य की शक्ल सूरत केवल दूर से निहारने और आहें भरने के लिए ही अच्छी है। तुम क्या जानती हो, राजकुमार शौर्य जैसा युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति जो भी उनसे शादी करेगी वह सचमुच बहुत भाग्यशाली होगी। तुम्हारी जैसी शक्ल सूरत के साथ, क्या तुम्हें लगता है कि राजकुमार तुम्हारी तरफ देखेंगे भी? बेशर्म मत बनो। बेशर्म तो तुम हो। अपने बगल में बैठी महिलाओं की बहस सुनती हुई नव्या ने त्योरियां चढ़ाईं। ये सब सुनने में इतना अजीब और बुरा क्यों लग रहा था? सामने बैठे शौर्यवर्धन की ओर देखे तो वह एक मूर्ति की तरह शांत थे, बर्फ की सिल्ली की तरह स्थिर, और उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। और जब से वह बैठे थे, उनके आसपास के लोगों ने जल्दी से अपनी जगह बदल ली थी। ऐसा लग रहा था मानो वे शौर्यवर्धन के करीब नहीं आना चाहते थे। नौवीं बहन, दूसरी तरफ जो बैठे हैं वे राजकुमार शौर्य हैं। तन्वी ने नव्या की ओर झुककर फुसफुसाते हुए कहा। नव्या ने सिर हिलाया, फिर वह तन्वी से शिकायत किए बिना नहीं रह सकी। ये लोग भी सच में कितने अजीब हैं।
एक तरफ तो वे राजकुमार की एक युवा प्रतिभाशाली के रूप में प्रशंसा करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वे उनसे जितना हो सके उतना दूर भागने को उतावले रहते हैं। तन्वी बेबसी में मुस्कुराए और बोली, तुम सिक्के का सिर्फ एक ही पहलू जानती हो। तुम्हारा क्या मतलब है? नव्या ने उलझन में पूछा। तन्वी ने फुसफुसाकर कहा, दरअसल मैंने ये किसी और से सुना है। मैं बस इतना जानती हूँ कि राजकुमार शौर्य को लोगों का उनके बहुत करीब आना पसंद नहीं है। राजकुमार महाराज के बहुत चहेते हैं और हर कोई उनकी चापलूसी करने की कोशिश में लगा रहता है। ये बात तो समझ में आती है, लेकिन फिर हर कोई उनसे किसी महामारी की तरह क्यों बच रहा है? मैंने सुना है कि एक बार किसी ने राजकुमार की चापलूसी करने की कोशिश की थी, लेकिन राजकुमार की चेतावनी के बाद भी उसने उनकी बात नहीं मानी और नतीजतन वह मारा गया। तन्वी ने बहुत ही बड़ा चढ़ाकर भाव बनाते हुए धीमे स्वर में कहा। मारा गया? नव्या सन्न रह गई। हाँ, मैंने सुना है कि राजकुमार ने उसे मार डाला था। उसके बाद किसी ने उनसे उलझने की हिम्मत नहीं की। हर किसी की नज़रों में भले ही राजकुमार अभी युवा हैं, लेकिन वह नर्क के किसी दानव की तरह हैं, बेरहम और क्रूर। तन्वी ने कहा, लेकिन फिर उसे नव्या के प्रति शौर्यवर्धन की कोमलता याद आई और उसने थोड़ी ईर्ष्या और उलझन के साथ पूछा, लेकिन नौवीं बहन, राजकुमार के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? कैसा रिश्ता? नव्या पूरी तरह से उलझन में थी। महामहिम पहले कभी किसी के साथ इतने कोमल नहीं रहे, तन्वी ने नव्या को बताया। नौवीं बहन, महामहिम तुम्हारे साथ बहुत ही अलग व्यवहार करते हैं। उद्धरण चिन्ह। युवराज और युवरागी के अपने स्थान पर विराजमान होते ही कुसुम महोत्सव आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया। आज इस दावत की मेजबानी करने का सम्मान देने के लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। मैं ये जाम आप सभी के नाम करता हूँ। युवराज ने सबसे पहले अपना प्याला उठाया और सभी का अभिवादन किया। धन्यवाद महामहिम, सभी ने एक स्वर में कहा और धन्यवाद ज्ञापन करते हुए अपने प्याले उठाए। नव्या ने भी केवल औपचारिकता के लिए अपना प्याला उठाया, और चूंकि वह एक कोने में थी इसलिए किसी का ध्यान उस पर नहीं गया। उसने यूं ही चारों ओर नज़र दौड़ाए और महसूस किया कि कुसुम महोत्सव में काफ़ी लोग आए हुए थे। केवल एक नज़र देखने पर ही वहां कम से कम कई 100 लोग मौजूद थे, जिनमें सभी विवाह योग्य उम्र के पुरुष और महिलाएं थीं। पिछले वर्षों की तरह सभी को 10 प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जो प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे वे यहाँ आकर अपना शुभ वरदान इनाम प्राप्त कर सकते हैं, युवराज ने विनम्रता से कहा। नव्या ने मन ही मन शिकायत की, ये युवराज सच में लोगों को शुभ वरदान बांटने का बहुत शौकीन है। आइए सबसे पहले फूल चुनने के खेल पुष्प पर्ची खेल से शुरुआत करते हैं। युवराज को इस बात की परवाह नहीं थी कि बाकी लोग क्या सोच रहे थे। उन्होंने अपने बगल में खड़े राजमहल के सेवक को इशारा किया, जो फिर बांस की तीलियों पर्चियों से भरा एक पात्र लेकर आगे आया। इस बांस के पात्र के अंदर प्रत्येक तीली पर तरह तरह के फूलों और पौधों के चित्र बने थे। जो भी तीली निकालेगा उसे उससे संबंधित एक कविता सुनानी होगी। जो सही उत्तर देगा वह किसी और को संबंधित कविता सुनाने के लिए नामित कर सकता है। जो उत्तर नहीं दे पाएगा उसे दंड के रूप में एक प्याला मदिरा पीनी होगी। महामहिम, क्यों न हम मुझसे ही शुरुआत करें? युवरागी हल्की सी मुस्कुराईं और उन्होंने पहल करते हुए आग्रह किया कि पुष्प पर्ची खेल की शुरुआत उनसे ही हो। युवरागी के दूसरी ओर बैठी श्यामा ये सुनकर विशेष रूप से उदास और कठोर हो गई। मदिरापान के खेल उसकी खासियत नहीं थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसमें आगे आने की हिम्मत नहीं थी। कहीं ऐसा न हो कि बाद में उसे शर्मिंदा होना पड़े। महामहिम, युवरागी असाधारण रूप से प्रतिभाशाली हैं, ये बात पूरे स्वर्ग नगर में प्रसिद्ध है। आपको यह इनाम किसी और के लिए छोड़ देना चाहिए, श्यामा ने मुस्कुराते हुए कहा। वह खुद तो ध्यान आकर्षित नहीं कर सकती थी, तो स्वाभाविक रूप से वह युवरागी को भी सारी महफिल लूटने नहीं दे सकती थी। युवरागी का चेहरा थोड़ा कठोर हो गया, फिर वह मुस्कुराई और श्यामा की ओर मुड़कर बोली, बहन आप गलत समझ रही हैं। मैं तो बस शुरुआत भर कर रही थी ताकि बाकी प्रतिभाशाली लोग भी आगे आएं। बेशक युवराज महिलाओं के बीच की इन सूक्ष्म बातों से अनजान थे। इसके विपरीत उन्होंने युवरागी के उत्साह की बहुत सराहना की और कहा, ठीक है, युवरागी से ही शुरुआत करते हैं। धन्यवाद महामहिम, युवरागी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और श्यामा की ओर उकसाने वाले अंदाज में भौहें चढ़ाना नहीं भूली। श्यामा का तो खून खौल उठा, लेकिन उसके पास इसे बर्दाश्त करने के अलावा कोई चारा नहीं था। यह एहसास असहनीय था। राजमहल की दासी घबराहट के साथ युवरागी के पास गई और उन्हें बांस की तीलियों वाला पात्र सौंप दिया। युवरागी ने हाथ बढ़ाकर एक तीली निकाली और उस पर बने चित्र को देखकर वह आत्मविश्वास से मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। महामहिम, मैंने जो पर्ची निकाली है उस पर आड़ू के फूल पीच ब्लॉसम्स उकेरे गए हैं। नृत्य समाप्त होने पर देवदार के मंडप पर चांद नीचा चमकता है और गीत के धीमे होने पर हवा आड़ू के फूलों वाले पंखे के बीच से फुसफुसाती है। युवरागी ने कोमलता से कहा, उनकी हर मुस्कान और हाव भाव आड़ू के फूल की तरह ही सुंदर था। बहुत खूब, युवरागी हमेशा से ही इतनी प्रतिभाशाली रही हैं। युवराज ने संतुष्टि में सिर हिलाया।
युवरागी ने उनका सिर गर्व से ऊंचा कर दिया था, वह खुश कैसे नहीं होते। युवरागी और भी अधिक कोमलता से मुस्कुराईं और मुस्कुराते हुए श्यामा की ओर देखकर बोलीं, बहन, ये खेल अड़हू के फूलों के साथ शुरू हुआ है और अब आपकी बारी है। युवरागी का स्वाभाविक रूप से यही इरादा था कि श्यामा अगली व्यक्ति हो जो अड़हू के फूलों से संबंधित कविता सुनाए। श्यामा ने अपने दांत पीसे, वह युवरागी से हद दर्जे की नफरत करती थी। ये जानते हुए भी कि वह इस कला में निपुण नहीं है, युवरागी ने जानबूझकर उसे शर्मिंदा किया था, जो सच में बहुत ज्यादा था। क्या मेरी बहन को नहीं आता? युवरागी ने मुस्कुराते हुए पूछा। किसने कहा मुझे नहीं आता? श्यामा ने तैश में आकर कह दिया, लेकिन कहते ही उसे पछतावा हुआ। उसे सच में यह नहीं आता था। बचपन से ही उसे कविताओं और ऐसी चीज़ों से नफरत थी और उसमें बस इसके लिए प्रतिभा नहीं थी। अड़हू के फूलों के बारे में कविता सुनाना, वह भला कैसे जानती कि उनके बारे में क्या कविता सुनाई जाए। सभी की निगाहें श्यामा पर टिकी थीं, वे अड़हू के फूलों से संबंधित कविता सुनाने के लिए उसका इंतजार कर रहे थे। श्यामा को ऐसा लग रहा था जैसे वह कांटों पर बैठी हो, यह एहसास बस असहनीय था। चूंकि तुम ये कर सकती हो छोटी बहन, तो सबको इंतजार मत करवाओ। आखिरकार महामहिम भी तुम्हारे मुंह से कविता सुनने के लिए उत्सुक हैं। युवरागी मासूमियत से मुस्कुराईं, लेकिन उनके बोले गए हर एक शब्द में श्यामा के प्रति गहरा कटाक्ष था। श्यामा की आंखें इधर उधर घूमीं और अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। महामहिम, मुझे आपको कुछ बताना है। श्यामा ने सीधे तौर पर कविता के विषय को टाल दिया और युवराज से बात करने के लिए मुड़ी। युवरागी ने त्योरियां चढ़ाईं, बहन, ये तो अजीब बात है। हर कोई तुम्हारा कविता सुनाने का इंतजार कर रहा है। तुम्हें महामहिम को कुछ क्यों बताना है? क्या तुम इसे बाद में नहीं बता सकती? युवराज ने भी अपनी उलझन व्यक्त की। रानी श्यामा, अगर कोई बहुत ज़रूरी बात नहीं है तो आइए पुष्प पर्ची खेल जारी रखें। श्यामा ने बेचैनी से कहा, महामहिम, बेशक ये बहुत ज़रूरी बात है। कृपया मुझे अपनी बात पूरी करने दें। युवराज ने त्योरियां चढ़ाईं, एक पल के लिए सोचा और फिर सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, तो तुम बताओ। श्यामा बहुत खुश हुई और बोलने लगी, महामहिम, जब मैं कुछ देर पहले कुसुम उद्यान के प्रवेश द्वार पर थी तो मेरा सामना नारायण परिवार की 9वीं कुमारी से हुआ। उसके पास निमंत्रण पत्र नहीं था, इसलिए उसे पहरेदारों ने रोक दिया था, लेकिन उसने वहां तमाशा खड़ा कर दिया और यहाँ तक कि पहरेदारों को मारा भी। खांस खांस फल खा रही नव्या श्यामा की बात सुनकर ठसक गई और बेकाबू होकर खांसने लगी। तन्वी ने जल्दी से हाथ बढ़ाया और उसकी पीठ थपथपाते हुए उसे सांत्वना दी, आराम से नौवीं बहन। नव्या इतनी जोर से खांसी कि उसकी आंखों से आंसू छलकने वाले थे, लेकिन वह श्यामा की बातों पर निशब्द रह गई। ये पूरी तरह से बकवास थी। उसने पहरेदार को कब मारा था? श्यामा की बातें सुनकर युवराज ने त्योरियां चढ़ाईं और पूछा, क्या ऐसा है? श्यामा खुशी से फूली नहीं समा रही थी, ये सोचकर कि युवराज ने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया है, और उसने बार बार सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही। महामहिम, नव्या सच में बहुत जाहिल है। मैंने अच्छी नीयत से उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी और यहाँ तक कि कुछ घमंड भरी बातें भी कहीं। ओह, उसने क्या कहा? युवराज ने शांति से कहा। उसने कहा कि उसके पास निमंत्रण पत्र नहीं है, लेकिन अगर वह आना चाहती है तो उसे कौन रोक सकता है। उसने यहाँ तक कहा कि उसे महामहिम द्वारा आमंत्रित किया गया है। क्या उसे एहसास नहीं है कि उसके जैसे चरित्र वाली लड़की को महामहिम भला कैसे आमंत्रित कर सकते हैं? बोलते बोलते श्यामा और भी ज्यादा क्रोधित होती गई, मानो वह युवराज का पक्ष लेना चाहती हो। युवराज के होंठ अनजाने में ही मुड़ गए, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने श्यामा को नव्या को कोसते हुए सुनना जारी रखा। महामहिम, आपने अभी अभी देखा नहीं, नव्या सच में बहुत घमंडी थी। मैं मूल रूप से उसे भगाना चाहती थी, लेकिन किसने सोचा होगा उसने राजकुमार शौर्य से उसे अंदर लाने की भीख मांगी। श्यामा अब शौर्यवर्धन को भी इस विवाद में घसीट रही थी, लेकिन ये कहने के बजाय कि शौर्यवर्धन नव्या को स्वेच्छा से अंदर लाए थे, उसने कहा कि नव्या ने शौर्यवर्धन से भीख मांगी थी। नव्या अपना माथा पीटने से खुद को नहीं रोक पाए, वह श्यामा की मूर्खता पर गहरी आहें भर रही थी। उसने अनजाने में ही ऊपर देखा और उसकी नज़र शौर्यवर्धन से मिली। इतनी दूरी से भी वह सटीकता से उनकी आंखों में आंखें डाल सकती थी। उसके चेहरे के भाव नर्म हो गए और उसने शौर्यवर्धन की ओर अपनी नज़रें सहज कर लीं। श्यामा नव्या के अपराधों के बारे में बकवास करती रही। जब श्यामा ने बोलना खत्म कर लिया और उसके पास कहने को कुछ नहीं बचा, तब अंततः युवराज ने अपनी चुप्पी तोड़ी। नव्या को वास्तव में मैंने ही आमंत्रित किया था। क्या? श्यामा के चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए और वह अनायास ही खड़ी हो गई। नतीजतन हर किसी ने श्यामा की ओर देखा, उसे इतनी बदहवास स्थिति में देखकर। युवराज ने एक ही घूंट में मदिरा का अपना प्याला खाली कर दिया, श्यामा की ओर देखा और कहा, क्या रानी श्यामा को लगता है कि उनका जीवन कुछ ज्यादा ही आरामदायक हो गया है? युवराज हमेशा से ही सौम्य स्वभाव के रहे हैं, लेकिन इस समय उनकी मुस्कान में एक ठंडी कठोरता झलक रही थी।
श्यामा तुरंत समझ गई कि क्या हो रहा है। उसने युवराज की ओर देखा और समझ गई कि वे मजाक नहीं कर रहे हैं। ये सोचकर उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मुझे पता है कि मेरी गलती है। मैं स्थिति से अनजान थी। कृपया मुझे दंडित करें महामहिम। उसने कहा तो सही कि उसे अपनी गलती का एहसास है, लेकिन मन ही मन वह नव्या से हद दर्जे की नफरत कर रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह मनहूस लड़की नव्या छुपके से युवराज के साथ भी जुड़ जाएगी। कोई आश्चर्य नहीं कि उसमें उसे नज़रअंदाज करने की हिम्मत आ गई थी। नहीं, उसे किसी भी तरह नव्या से छुटकारा पाने का कोई तरीका सोचना ही होगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो भविष्य में नव्या पूर्वी महल युवराज के निवास में ब्याह कर आ जाएगी और फिर उसका जीवन और भी कठिन हो जाएगा। युवराज ने श्यामा को बहुत अधिक दोष नहीं दिया, केवल इतना कहा, अपना समय बर्बाद करने के बजाय अपने काम से काम रखो। तुम्हें अपना समय खुद को बेहतर बनाने और युवरागी से कुछ सीखने में लगाना चाहिए। युवराज के शब्द युवरागी के लिए एक छिपी हुई प्रशंसा थे जिससे वह बहुत खुश हुई। श्यामा के चेहरे के भाव फिर से बदल गए। भले ही वह ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन वह केवल अपना गुस्सा पीकर रह सकती थी। जी महामहिम, मैं निश्चित रूप से आपकी शिक्षाओं का पालन करूंगी। ठीक है, बैठ जाओ। युवराज ने अपना हाथ हिलाया। हालांकि उन्होंने श्यामा को डांटा, लेकिन इसके साथ ही उन्हें याद आया कि नव्या भी वहां मौजूद है। युवराज ने भीड़ की ओर देखा। वह नव्या को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नीचे बहुत सारे लोग थे और उन्हें कुछ देर तक नव्या कहीं दिखाई नहीं दी। महामहिम, क्या आप कुमारी नव्या को ढूंढ रहे हैं? युवरागी ने युवराज के विचारों को भांप लिया और मुस्कुराते हुए पूछा। युवराज ने सिर हिलाया और सहजता से स्वीकार किया, हाँ, मैंने 9वीं कुमारी से एक वादा भी किया था। अगर 9वीं कुमारी कुछ प्रतियोगिताएं जीत जाती हैं तो मुझे उनकी इच्छा पूरी करनी होगी। महामहिम, देखिए, वहाँ एक खाली जगह है। क्यों न हम 9वीं कुमारी को यहाँ बैठने दें? युवरागी ने चारों ओर देखा और अपने बहुत करीब एक अतिरिक्त खाली जगह देखकर युवराज को सुझाव दिया। ये बहुत अच्छा रहेगा। ये देखकर युवराज ने तुरंत सहमति में सिर हिलाया। युवरागी ने जिस जगह की ओर इशारा किया था वह मूल रूप से शौर्यवर्धन के लिए आरक्षित थी। भले ही शौर्यवर्धन ने वह जगह नहीं ली थी, लेकिन किसी और में उस पर कब्जा करने की हिम्मत नहीं थी। दावत में इस्तेमाल की गई मेज़ें सभी लंबी मेज़ें थीं, जिनमें से प्रत्येक में 2 या 3 लोगों के बैठने की जगह थी। युवराज को इतनी आसानी से सहमत होते देख युवरागी की आंखें थोड़ी चमकीं। फिर वह कोमलता से मुस्कुराईं और बोलीं, हालांकि महामहिम, ये जगह राजकुमार शौर्य के लिए आरक्षित प्रतीत होती है। क्यों न हम राजकुमार शौर्य और 9वीं कुमारी को एक साथ बैठने दें? ये युवराज थोड़े असमंजस में पड़ गए। महामहिम, ये जगह पूरी तरह भर चुकी है। किसी और को अपनी जगह छोड़ने के लिए कहना उचित नहीं होगा। युवरागी ने बेबसी जाहिर करते हुए कहा, लेकिन उनका मतलब साफ था, वह चाहती थीं कि नव्या उनके करीब आ जाए। युवरागी की बात सुनकर युवराज को एहसास हुआ कि उनकी बात में दम है। नव्या, राजकुमार शौर्य कृपया इस स्थान पर आ जाए, युवराज ने कहा। यह न जानते हुए कि शौर्यवर्धन और नव्या कहाँ थे, वे केवल भीड़ की ओर देखकर आवाज लगा सकते थे। नव्या को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन चूंकि युवराज ने ऐसा कहा था, इसलिए वह केवल खड़ी हो सकती थी और कोने से बाहर आ सकती थी। इसी तरह शौर्यवर्धन भी अपनी जगह से हिलना नहीं चाहते थे, लेकिन नव्या को उठते देखकर उन्होंने इसके बारे में सोचा और वह भी उठ खड़े हुए और नव्या के विपरीत दिशा वाले कोने से बाहर आ गए। वे दोनों पत्थरों से बने रास्ते पर मिले। नव्या शौर्यवर्धन के सामने थोड़ा सा झुकी और दोनों युवराज द्वारा बताए गए स्थान की ओर एक साथ चल पड़े। वे एक साथ चल रहे थे, एक ने काले और दूसरे ने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। उनके कपड़े हवा में लहरा रहे थे और वे एक साथ असाधारण रूप से जंच रहे थे। सभी की निगाहें उन पर टिकी थीं। उस पल उन्होंने हर किसी को चकित कर दिया। नव्या और शौर्यवर्धन युवराज के सामने वाली खाली जगह पर गए। शौर्यवर्धन अपनी जगह पर रुक गए, जबकि नव्या ने त्योरियां चढ़ाते हुए युवराज के सामने सिर झुकाया। नव्या महामहिम युवराज का अभिवादन करती है। नव्या ने अपने तीखेपन को छिपाते हुए विनम्रता से कहा। ठीक है नव्या, तुम राजकुमार शौर्य के साथ बैठ सकती हो, युवराज ने निर्देश दिया। धन्यवाद महामहिम, नव्या बहुत आभारी थी। कुछ अन्य अजनबियों की तुलना में शौर्यवर्धन के साथ एक ही मेज पर बैठने का अवसर मिलना उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। नव्या और शौर्यवर्धन के बैठने के बाद राजमहल की दासियां फल और जलपान ले आईं। नव्या, प्रतियोगिता को लेकर तुम्हारे क्या विचार हैं? युवराज ने फिर पूछा। नव्या ने हाथ में एक केला पकड़ा हुआ था, लेकिन जब उसने युवराज को फिर से अपना नाम पुकारते सुना तो वह ठिठक गई और फिर बेमन से केले को वापस रख दिया। महामहिम, आपकी क्या शर्तें हैं? नव्या ने पूछा। वह जानती थी कि यह इनाम पाना आसान नहीं था, लेकिन उसे कोशिश करनी ही थी। युवराज ने एक पल के लिए सोचा और यह मानकर कि नव्या जीत नहीं सकती, इसे दिल पर नहीं लिया। उन्होंने बस इतना कहा, इस प्रतियोगिता में 10 कार्यक्रम शामिल हैं,
वीणा बजाना, शतरंज, कविता और सुलेख, चित्रकारी, गायन और नृत्य, निशाना लगाना, पिचपॉट तीरंदाजी, निरंतर तीरंदाजी, मदिरापान के खेल और युद्ध कला। यदि तुम इनमें से आधे कार्यक्रमों में भी प्रथम स्थान प्राप्त कर लेती हो तो यह इनाम स्वाभाविक रूप से तुम्हारा हो जाएगा। नव्या के होंठ अनजाने में फड़के। युवराज जानबूझकर ऐसा कर रहे थे। वह चाहते थे कि वह 5 मुकाबलों में प्रथम स्थान प्राप्त करे। क्या यह उसके लिए जानबूझकर मुश्किलें खड़ी करना नहीं था? क्या हुआ? क्या यह इतना मुश्किल है? युवराज हंसे, मानो उन्हें नव्या की हार मानने की आवाज़ सुनाई दे रही हो। यह मुश्किल नहीं है। चूंकि महामहिम ने ऐसा कहा है तो नव्या अपनी पूरी कोशिश करेगी। नव्या ने मुस्कुराते हुए सहमति व्यक्त की। युवराज काफ़ी हैरान हुए और एक भौं चढ़ाते हुए बोले, अगर ऐसी बात है तो तुम इन 10 कार्यक्रमों में से खुद अपना चुनाव कर सकती हो। क्या मुझे अभी चुनना होगा? नव्या ने पूछा। बेशक, आखिरकार पुष्प पर्ची खेल पहले ही शुरू हो चुका है। युवराज ने कंधे उचकाते हुए अपनी बेबसी जाहिर की। चूंकि ऐसी बात है तो मैं अपना चुनाव करती हूँ। नव्या ने अपनी ठुड्डी को अपने हाथ पर टिकाया, मानो सोच रही हो कि उसे क्या चुनना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ो और चुनो। पुष्प पर्ची खेल पहले ही शुरू हो चुका है, लेकिन तुम अभी भी इसमें भाग ले सकती हो, युवराज ने उसे याद दिलाया। बेशक मैं इस पुष्प पर्ची खेल में भाग लूंगी, लेकिन महामहिम मुझे लगता है कि यह पुष्प पर्ची खेल बहुत आसान है। ओह, आसान है? मुझे इसके बारे में बताओ। ये पुष्प पर्ची खेल केवल कविता और साहित्य की परीक्षा नहीं है, इसके साथ साथ फूलों और पौधों के ज्ञान का परीक्षण करना कहीं अधिक आसान है। ये सच में बहुत आसान है। नव्या ने मुस्कुराते हुए कहा। सच में? तो फिर तुम्हारा क्या सुझाव है? जब नव्या ने कहा कि पुष्प पर्ची खेल आसान है तो युवरागी का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन श्यामा का चेहरा तो पीले से भी बदतर था। जब उसने नव्या को फिर से देखा तो उसे गहरी नफरत महसूस हुई। हम 2 प्रतियोगिताओं को मिला देंगे और कविता एवं साहित्य की परीक्षा को रद्द कर देंगे। पुष्प विषयक परीक्षण इसकी जगह लेगा। महामहिम पर्ची निकाल सकते हैं और हर कोई संबंधित कविताएं सुना सकता है। अगर वे जवाब नहीं दे सकते तो उन्हें कोई मौका नहीं मिलेगा, नव्या ने गंभीरता से कहा। युवराज ने सुना और उन्हें यह बहुत दिलचस्प लगा। तो फिर इसे तुम्हारे तरीके से ही करते हैं, युवराज ने निर्णायक रूप से कहा। युवरागी के चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। जब तक वह कुछ याद दिलाना चाहती, युवराज पहले ही आदेश दे चुके थे। तो इन दोनों को केवल एक ही माना जा सकता है। तुम्हें 4 अन्य कार्यक्रम चुनने हैं। तुम कौन से चुनना चाहती हो? युवराज ने उत्सुकता से पूछा। बेशक, निशाना लगाना, पिचपॉट तीरंदाजी, निरंतर तीरंदाजी और शतरंज। नव्या की आवाज़ में बेबसी की झलक और बात खत्म करते करते एक अजीब सी खामोशी थी। शतरंज का खेल। उसके विचार कहीं दूर भटक गए थे। तभी अचानक शौर्यवर्धन ने हाथ बढ़ाया और आधा छिला हुआ केला उसके सामने प्लेट में रख दिया। उसने सिर घुमाकर शौर्यवर्धन की ओर देखा और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। धन्यवाद। शौर्यवर्धन के इस काम ने बाकी लोगों की हैरान निगाहों को अपनी ओर खींच लिया। युवराज के चेहरे के भाव भी बदल गए, लेकिन जब उन्होंने शौर्यवर्धन की ओर देखा तो पाया कि उनके भाव बिल्कुल सामान्य थे और वह उनमें जरा भी खोट नहीं ढूंढ सके। नव्या को भीड़ की घूरती नजरों की ज्यादा परवाह नहीं थी। वह मजे से अपना केला खाती रही। माहौल पल भर के लिए तनावपूर्ण हो गया, लेकिन युवरागी ने बात को संभालने के लिए बीच बचाव किया। अगर ऐसी बात है तो चलिए शुरू करते हैं। महामहिम, कृपया प्रश्न तय करने के लिए पर्ची निकालें। यहाँ मौजूद सभी युवा सज्जन और देवियां उत्तर देने का प्रयास कर सकते हैं और विजेता तब घोषित किया जाएगा जब कोई भी सही उत्तर नहीं दे पाएगा, युवरागी ने कोमलता से कहा। इस तरह हमारा काफी समय बचेगा। ये सच है। ठीक है, पर्चियों वाला पात्र लाओ, मैं एक प्रश्न निकालता हूँ। युवराज का ध्यान जल्दी ही भटक गया और उन्होंने एक राजमहल के सेवक को पात्र लाने का इशारा किया। उन्होंने यूं ही बांस की एक तीली निकाली और उस पर बने चित्र को देखकर जोर से हंसे। ठीक है, मैंने विषय चुन लिया है। इस तीली पर नाशपाती के फूलों का चित्र है, तो आइए युवरागी से शुरुआत करते हैं। युवरागी हल्की सी मुस्कुराई और थोड़ी शर्म के साथ बोली, तो फिर मैं ही शुरुआत करती हूँ। आंगन में खिले नाशपाती के फूल, चांद की कोमल रोशनी में नहाए हुए, तालाब के किनारे विलोक विलोक के पेड़ ठंडी हवा से झूमते हुए। मैं इसे एक शुरुआत के रूप में प्रस्तुत करती हूँ और मैं सभी को उत्साह के साथ इसे आगे बढ़ाने के लिए आमंत्रित करती हूँ। युवरागी की बात खत्म होते ही कई लोग उत्सुकता से अपनी बात कहने लगे। उत्तरी भूमि में नाशपाती के फूल तीसरे महीने के मध्य में खिलने लगते हैं। पूरी तरह से खिला हुआ नाशपाती का पेड़, चांदनी में नहाती एक जलधारा, ये रात किसकी है? रात को एक रजाई के नीचे 2 प्रेमी, खिले हुए नाशपाती के फूल ने क्रैब एप्पल की सुंदरता को भी पीछे छोड़ दिया। जैसे जैसे अधिक से अधिक छंद सुनाए जाने लगे, लोगों के सवालों के जवाब देने की गति धीमी होने लगी और अंततः वे पूरी तरह रुक गए। क्या कोई और युवा सज्जन या देवी है जो कविता सुनाना चाहेगी?
अगर नहीं तो व्यास परिवार की तीसरी कुमारी जीत गई हैं। युवरागी ने प्रशंसा भरी नजरों से कविता सुनाने वाली अंतिम व्यक्ति व्यास परिवार की तीसरी कुमारी की ओर देखा, जिसने शर्म से अपना सिर झुका लिया। भीड़ में सन्नाटा छा गया। वे लोग और मुकाबला करना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य से उनमें इतनी क्षमता नहीं थी। श्यामा ने अपनी नज़रें नव्या की ओर घुमाईं और कहा, क्या नौवीं कुमारी को इस पुष्प पर्ची खेल में भाग नहीं लेना था? ऐसा क्यों लगा कि तुमने अभी तक इसमें बिल्कुल भी हिस्सा नहीं लिया? नव्या को सीधे तौर पर टोका गया था और तुरंत ही सभी की निगाहें उसकी ओर मुड़ गईं। वह अपने काम में ठिठक गई। श्यामा द्वारा उसे सबके सामने इस तरह धकेले जाने का यह एहसास सच में बहुत बुरा था। असल में वह इस खेल के दौरान लोगों का ध्यान अपनी ओर नहीं खींचना चाहती थी, लेकिन श्यामा के टोकने के बाद उसके लिए ऐसा दिखावा करना असंभव हो गया कि वह वहां मौजूद ही नहीं है। श्यामा की बात से याद आते ही युवरागी ने आगे कहा, बिल्कुल सही, क्या नौवीं कुमारी भी इस खेल में भाग नहीं लेने वाली थी? वह एक भी कविता क्यों नहीं सुना रही हैं? नौवीं कुमारी, तुम्हें ये सब नहीं आता है ना? श्यामा ने अपना मुंह ढका और हंसी। बिल्कुल, नौवीं कुमारी 10 साल से ज्यादा समय से एकांत में रही है और उसे शिष्टाचार सिखाने वाला कोई नहीं था। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि उसे ये सब नहीं आता। ऐसा लगता है कि रानी श्यामा यही उम्मीद कर रही हैं कि मुझे यह ना आए। नव्या ने अपना सिर घुमाया और श्यामा की ओर देखा। श्यामा का चेहरा एक पल के लिए कठोर हो गया, लेकिन उसने जल्दी ही खुद को संभाला और मुस्कुराते हुए सफाई दी, नौवीं कुमारी बहुत ज्यादा सोच रही है। ये तो बस एक दोस्ताना याद दिलाना था। अगर तुम जवाब नहीं दे सकती तो कोई बात नहीं। तो शायद रानी श्यामा को निराशा ही हाथ लगेगी। किसने कहा कि मैं जवाब नहीं दे सकती? नव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, अपने हाथ की मिठाई नीचे रखी और ताली बजाए। मैं जवाब इसलिए नहीं दे रही हूं क्योंकि मैं भाग नहीं लेना चाहती थी। आपको क्या लगता है? अगर ऐसी बात है तो हम ये देखना चाहेंगे कि नारायण परिवार की नौवीं कुमारी ज्यादा सक्षम है या व्यास परिवार की तीसरी कुमारी। महामहिम, क्या आपको ऐसा नहीं लगता? श्यामा ने सवाल वापस युवराज की ओर उछाल दिया। युवराज थोड़े नाखुश लग रहे थे, लेकिन चूंकि श्यामा पहले ही ऐसा कह चुकी थी तो वे क्या कह सकते थे। सही बात है, अगर नौवीं कुमारी कहती है कि वह कर सकती है तो उसे पीछे नहीं हटना चाहिए। मैं भी ये देखने के लिए उत्सुक हूँ, युवराज ने बहुत ही कूटनीतिक तरीके से कहा।